हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका। फ्रेंड्स, इसके पहले ईवीएस में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। चैप्टर तो हमने सारे कंप्लीट किए हैं, डिटेल डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें एक एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। आज हमारा लेसन 5 है, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में डिस्कशन किए जाएंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए उसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि जैसे ही ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी क्वेश्चन की, उसके बाद मैं अभी तक सीटेट में जितने भी इन क्वेश्चन से इन चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं सीटेट में, उन्हें डिस्कशन करूंगी। तो आप बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज हम पहले एक टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखिए, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान एक नई शुरुआत है। इस अभियान को पूरे भारत में स्वच्छता एवं सफाई के लिए चालू किया गया था। इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा लागू किया गया था। और इस अभियान का जो नारा दिया गया, जो थीम रखी गई, वो है ना गंदगी करेंगे और ना ही करने देंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? चील, गिद्ध, शेर और छिपकली। तो इसका सही जवाब जो है वो है गिद्ध, क्योंकि जो गिद्ध है वो मरे हुए जानवरों को खाता है। बाकी जो चील है, शेर है और छिपकली है, ये मांसाहारी तो हैं, जीव को खाते हैं, परंतु गिद्ध जो है वो मृतोजीवी में आता है, ये मरे हुए जानवरों को खाता है। इसलिए इसे इन तीनों से भिन्न रखा गया है। और आपको बता दें कि गिद्ध के अलावा सियार, जीवाणु और कवक, ये सब भी मृतोपजीवी में आते हैं। अगला प्रश्न है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं क्यों? ताकि वह घास भूसा सुरख सकें, ताकि वह घास भूसा चबा सकें, उपयुक्त ए या बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ताकि वो घास भूसा सुरख सकें। आपको पता है, जो गाय होती है उसके आगे के दांत छोटे होते हैं और जो उसके पीछे के दांत होते हैं वो बड़े और चौड़े होते हैं। वो अपने आगों के दांतों से घास और भूसा सुरखने का कार्य करता है, जबकि जो उसके पीछे के दांत बड़े और चौड़े होते हैं उनसे वह उसे चबाकर खाने का कार्य करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सांप अपने शिकार को कैसे खाते हैं? तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि सांप जो है वो अपने शिकार को निगल लेते हैं और निगल कर ही खाते हैं, कभी भी काट कर या चीर फाड़ करके नहीं खाते हैं। जबकि सांप के दांत होते हैं, लेकिन वे अपने शिकार को कैसे खाते हैं? निगल कर खाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाया जाने वाला फूल है? बथुआ, सरसों, प्याज या ब्रोकली। तो इसका सही जवाब है, जो खाया जाने वाला फूल है वो है ब्रोकली। ब्रोकली के अलावा और भी फूल खाए जाते हैं, जैसे गुलाब के फूल, गोभी, केला, सीताफल, कचनार और सहजन। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो है कचनार का फूल। कचनार का फूल हमारे पेपर में कई बार पूछा गया कि कौन से राज्य में कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। तो जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। अगला प्रश्न है, टमाटर है एक क्या? बीज है, फल है, फूल है या जड़ है? तो आप सबको पता है कि टमाटर जो है वो फल है, और फलों की श्रेणी में सेब, केला, सीताफल, नाशपाती, आंवला इत्यादि आते हैं। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए बीज में क्या खाया जाता है, तो चना हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मेथी हो गया, ऐसे पौधे जिनको हम खा भी सकते हैं और उन्हें अगर हम अंकुरित करके बो दें तो हमारे खेत में नए पौधों का निर्माण कर देंगे, उन्हें बीज कहा जाता है। अगला, अगर फूल के बारे में पूछा जाए कि फूल में हम क्या खाते हैं, तो अभी आगे हमने आपको बताया कि ब्रोकली, केला, सीताफल, कचनार, सहजन, इन सब के हम फूलों को खाते हैं। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि जड़ में क्या खाने योग्य भाग है, तो जड़ में हम गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, चुकंदर इत्यादि को खाते हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तना कौन कौन से पौधों का, कौन कौन से चीज़ों का खाया जाता है, तो आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी इत्यादि का हम तना खाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है फल। टमाटर क्या है? एक फल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्याज का तना और पत्ते खाए जाते हैं। आपको क्या लग रहा है?
प्याज के तने और पत्ते ही तो खाए जाते हैं, तो ये सही है। गिलहरी सर्वाहारी होती है, यह भी बिल्कुल सही है। गिलहरी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दें आपको, गिलहरी के जो दांत होते हैं वो निरंतर बढ़ते रहते हैं। इसीलिए जो गिलहरी होती है वो हमेशा कुतरने और काटने का कार्य करती है, जिससे उनके दांत घिसते रहें, वरना गिलहरी के जो दांत होंगे वो बहुत बड़े हो जाएंगे। यह हमारे पेपर में पूछा गया था सीटेट में कि गिलहरी जो है वो अपने दांत को लगातार कुतरती और काटती रहती किसी चीज़ को, क्यों? तो उसका सही जवाब है क्योंकि गिलहरी के जो दांत होते हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। तो यह भी सही है कि गिलहरी सर्वाहारी होता है। सी नंबर पे दिया, गिद्ध सिर्फ मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया गिद्ध, सियार, जीवाणु, कवक, ये सब सिर्फ मरे हुए जानवरों को खाते हैं, यानी कि मृतोपजीवी होते हैं, जिसे स्कैवेंजर कहा जाता है। तो इसमें से इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यह तीनों ही सही हैं। अगला है, शकरकंद कैसे खाया जाता है? भूनकर, उबालकर, तलकर या ए और बी? तो इसका जो सही जवाब है, शकरकंद जो होता है वह भूनकर भी खाया जाता है और उबालकर भी खाया जाता है, लेकिन तलकर नहीं खाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ए और बी, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जो मिड डे मील की शुरुआत है वो 2004 में हुई, लेकिन इसका निर्णय जो लिया गया था कि मुफ्त संतुलित आहार दिया जाएगा, या 2001 में ही हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 2004 में। अगर पूछा जाए आपसे कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई, तो 2004 में हुई। लेकिन यही अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण भारत में सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त संतुलित आहार देने का निर्णय किस वर्ष लिया गया, तो यह 2001 में निर्णय लिया गया था। लेकिन लागू कब हुआ पूरे भारत में सभी सरकारी स्कूलों में? तो यह 2004 में हुआ। और इसी योजना को क्या कहा गया? मिड डे मील योजना कहा गया। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में उच्च व प्राइमरी स्तर के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन संतुलित आहार के रूप में मुफ्त में प्रदान करवाया जाता है। इसी को मिड डे मील योजना कहा गया है। अगला प्रश्न है, मिड डे मील में क्या होता है? बच्चों से खाना बनवाया जाता है, बच्चों के खाने की सामग्री मंगवाई जाती है, अध्यापकगण खाना पकाते हैं, या उन उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। बच्चों से खाना नहीं बनवाया जाता, बच्चों को खाना उपलब्ध करवाया जाता है, संतुलित आहार उपलब्ध करवाया जाता है। बच्चों से खाने की सामग्री मंगवाई जाती है, नहीं, या बिल्कुल भी गलत है। अध्यापकगण खाना बनाते हैं, नहीं, खाना बनाने के लिए एक व्यवस्थापिका, एक कुक रखा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो हमारे भोजन में जो पोषक तत्वों की संख्या होती है वो होती है 6, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, रुक्षांश यानी आहारी रेशे, जो हमें साबुत अनाज, छिलके वाली दालें और फल, इन सब से मिलता है, उसे रुक्षांश कहा जाता है। अगला है और है जल और खनिज। ये हमारे 6 जो है पोषक तत्व आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, रुक्षांश, जल और खनिज। ये 6 जो है वो हमें भोजन में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य, चंद्रमा, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दिया है वो दिया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो मनुष्य के शरीर में दोनों ही ऊर्जा देते हैं। लेकिन अगर प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट को माना गया है। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही ऊर्जा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही ऊर्जा देते हैं। लेकिन अगर प्रमुख स्रोत की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है? तो गेहूं से, चावल से, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड और शक्कर जैसी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या वसा? तो इसका सही जवाब है प्रोटीन, ऑप्शन बी। प्रोटीन जो है इसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करता है, और ये जो कोशिकाएं हमारी नष्ट हो गई रहती हैं, जो खराब हो गई रहती हैं, डैमेज हो गई रहती हैं, उनके पुनर्निर्माण में भी मदद करता है। कौन? प्रोटीन।
अब बात आती है कि प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से है। तो प्रोटीन हमें दूध से, मीट, अंडा, मछली, दालें, सोयाबीन, मटर पनीर जैसी चीज़ों से मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक प्रोटीन जो है वो सोयाबीन से प्राप्त होता है। सोयाबीन जो होता है उसमें प्रोटीन बहुत उच्च मात्रा में देखने को मिलता है, तो इसलिए इसे प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है सोयाबीन को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। इस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है। पहला जो वर्क दिया है, और दूसरा दिया है यह हमारे शरीर के अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है। तो इसमें सही जवाब कौन सा है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल या प्रोटीन? इसमें किसकी बात की जा रही है? तो इसमें बात की जा रही है वसा की। वसा जो है, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। लेकिन जो वसा होता है यह हमारे शरीर को बाहरी झटकों से बचाता है। कौन बचाता है? वसा। और वसा जो होती है इससे ऊर्जा मिलती है, और इसकी जो ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी होती है। वसा की ऊर्जा यह हमारे शरीर के लिए घात रोधी आवरण प्रदान करता है। घात रोधी आवरण, इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह हमारे शरीर को बाहरी झटकों से बचाता है। अब बात आती है वसा हमें मिलता कहाँ से है। तो वसा हमें मिलता है दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, मीट, मछली, बादाम, मूंगफली, अखरोट आदि से हमें क्या मिलता है? वसा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें कोई पोषक प्रदान नहीं करता, किंतु फिर भी वह हमारे संतुलित आहार का अहम हिस्सा है? खनिज, रुक्षांश, प्रोटीन या विटामिन? तो आपको पता है खनिज, प्रोटीन और विटामिन यह हमें पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन जो रुक्षांश है इसके द्वारा हमें कोई भी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। रुक्षांश क्या कार्य करता है? तो यह हमारे शरीर के पाचन में, जो हमारे भोजन होते हैं उनके पाचन में मदद करता है, और जो बिना पचे हुए भोजन होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है रुक्षांश। रुक्षांश हमें कहाँ से मिलते हैं? तो साबुत अनाज, छिलके वाली दालें, ताज़ा फल और सब्जियों से प्राप्त होता है रुक्षांश। इसे आहारी रेशा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल के कार्यों पर विचार करिए। जल के कार्य, जल हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जल हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसमें बताना है आपको कि इसमें से जल का कौन सा कार्य असत्य है। तो आपको बता दें इसमें दोनों ही सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। जल हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है, यह भी बिल्कुल सही है। और जल जो होता है वो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, चाहे वो मलमूत्र के रूप में हो, चाहे वह पसीने के रूप में हो। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? जल का होता है। जल हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है? जल हमें प्राप्त होता है चाय, दूध और खुद जल, पानी जो होता है उससे, तरी वाली सब्जियां आदि से हमें जल प्राप्त होता है। जल का एक मुख्य कार्य भी होता है, क्या? जल जो होता है वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। अगला है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जल क्या कार्य करता है, जल का क्या कार्य है, तो एक तो वो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, दूसरा पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है, और जो इसका मेन वर्क होता है वो होता है हमारे शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखना, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। अगला प्रश्न है, चटनी बनाना, जैम बनाना, अचार बनाना प्रक्रिया किससे संबंधित है? भोजन के संरक्षण से, भोजन के पकाने से, मनुष्य की पाक कला से, या इन सभी से? तो इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है भोजन के संरक्षण से। जैसे आम हुआ, आम का अगर हमें संरक्षण करना है, आम का सीजन आपको पता है कि साल में एक बार आता है, अगर वह सीजन निकल गया और हमें आम पसंद है तो उसे हम संरक्षण करके रखेंगे, तो उसे हम अचार बना के रख लेंगे। फल हो गया, उसे संरक्षण करने के लिए हम जैम या चटनी बना लेंगे। तो भोजन को संरक्षित करने के लिए इन सब प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। अगला है, कितने तापमान पर दूध का पाश्चीकरण होता है? 62.8 डिग्री, 71.7 डिग्री, दोनों पर, या इनमें से किसी घटक पर नहीं? तो इसका सही जवाब है दोनों पर। दोनों पर ही दूध का क्या होता है? पाश्चीकरण होता है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, आपको बता दें हम
थैली वाला जो दूध है उसे पाश्चुकृत दूध होता है। दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए या फिर 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड के लिए उबालकर और ठंडा करके थैली के पैक में रख दिया जाता है। देखिए, अगर 30 मिनट के लिए रखा जाएगा तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा। अगर वही 30 सेकंड के लिए रखा जाएगा तो उसे 71.7 डिग्री सेल्सियस पर उबालकर और फिर ठंडा कर थैलियों में पैक कर दिया जाता है, जिससे जो दूध होता है वो जल्दी खराब नहीं होता है। और इसी विधि को क्या कहा जाता है? पौष्टिकरण कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पौष्टिकरण की खोज यानी कि पौष्टिकरण की जो विधि है इसकी खोज किसने की थी, तो लुई पाश्चर नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने पौष्टिकरण की खोज की थी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह के वीडियो मैं लाती रहूं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं? उत्तरी क्षेत्र के, दक्षिणी क्षेत्र के, तटीय क्षेत्र के या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के? तो इसका जो सही जवाब है वो है तटीय क्षेत्र के। जो समुद्र के किनारे के एरिया होते हैं वहाँ के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उन्हें मछली जो होता है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है और समुद्री एरिया होने के वजह से वहाँ पर चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जैसे कि असम हो गया, असम के लोग चावल और मछली ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। आपको यहाँ पर राज्य दिए हैं और उनके कुछ खाद्य व्यंजन दिए हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ के बारे में दिया है कि कौन से राज्य में कौन सा खाद्य पदार्थ खाया जाता है, तो इसको सुमेलित करना है। पहला आपको दिया असम, यानी जिसे आप असम कहते हैं। असम में क्या खाया जाता है? तो अभी हमने बताया आपको मछली चावल खाया जाता है, लेकिन इसमें मछली और चावल में से कुछ भी नहीं दिया है। क्या दिया है? मसोर टेंगा। मसोर टेंगा एक मछली का नाम है, तो यह असम में खाया जाने वाला मछली है। अगला दिया है गुजरात। गुजरात में क्या खाया जाता है? खांडवी। गुजरात में खांडवी खाया जाता है, ढोकला खाया जाता है, लेमन राइस खाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है खांडवी। नागालैंड दिया है। नागालैंड में क्या क्या खाया जाता है? तो नागालैंड में खाया जाता है बांस के कोपल और मोमोज खाया जाता है। अगला है मेघालय। मेघालय में क्या क्या खाया जाता है? तो मेघालय में तुंगपत। तुंगपत यानी मछली की चटनी को तुंगपत कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ए से सुमेलित है, बी से, सी से और डी से। अगला प्रश्न है, किस राज्य में टेपियोका खाया जाता है? बिहार, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और केरल? तो इसका सही जवाब है केरल। केरल राज्य में टेपियोका खाया जाता है। और केरल में क्या खाया जाता है? तो आविले यानी कि मिश्रित सब्जियां केरल में खाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है मडुआ रोटी, भटूरे की खीर, छेना पोड़ा या बेरम? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है वह है भुट्टे की खीर मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध भोजन है। अगला है, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है? कोढ़, निमोनिया, तपेदिक या इनमें से सभी? तो जो जीवाणु जनित रोग है वह है इनमें से सभी, यानी कि सब। कोढ़, निमोनिया, तपेदिक यह सब जीवाणु जनित रोग हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि जीवाणु जनित रोग होते क्या हैं? तो वे रोग जो जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं उन्हें जीवाणु जनित रोग कहा जाता है। ये रोग कौन कौन से हैं? तो काली खांसी है, निमोनिया है, प्लेग, तपेदिक, कोढ़ जिसे आप कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, और है टिटनस, आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड, डिप्थीरिया, हैजा जिसे इंग्लिश में कॉलरा कहा जाता है। यह सभी जीवाणु जनित रोग हैं। प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है। इस बीमारी को काली मौत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? काली खांसी, डिप्टेरिया, टिटनस या काली खांसी, निमोनिया, पोलियो, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस, आंत ज्वर, हैजा और प्लेग? किसके लिए टिटनस का डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो होता है वो होता है काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनस, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इन बीमारियों को दूर करने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी चूहों के द्वारा फैलती है? तो अभी हमने आपको बताया कि प्लेग जो बीमारी है वह चूहों के द्वारा फैलती है और इस बीमारी को काली मौत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पोलियो होता है मच्छर के काटने से, मक्खियों के द्वारा, दूषित जल और भोजन से या इनमें से कोई नहीं? तो आप सबको पता है कि पोलियो जो होता है
वो दूषित जल और भोजन के द्वारा होता है। पोलियो नामक बीमारी। अगला प्रश्न है, पोलियो को आप विषाणु जनित रोग भी कह सकते हैं। पोलियो जो होता है वह विषाणु जनित रोग होता है जो दूषित जल और भोजन के द्वारा होता है। विषाणु जनित रोग क्या होता है? वे रोग जो विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं वो विषाणु जनित रोग कहलाते हैं। ये रोग होते कौन कौन से हैं? तो पीलिया हो गया, छोटी माता हो गया, चेचक, एड्स, फ्लू, खसरा, रेबीज, गलसुआ, डेंगू, पोलियो और चिकनगुनिया, यह सभी विषाणु जनित रोग होते हैं या विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। अगला प्रश्न है, यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग के पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। तो इस रोग को क्या कहा जाएगा? पोलियो, पेचिस, रेबीज या पीलिया। तो इसका सही जवाब है पेचिस। पेचिस जो रोग है यह मक्खियों के द्वारा फैलता है और यह बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसमें जो होता है ये पतले दस्त होते हैं और दस्त में खून भी कभी कभी देखने को मिलता है। जो पेचिस होता है यह प्रोटोजोवा जनित रोग होता है क्योंकि यह प्रोटोजोवा द्वारा फैलता है। प्रोटोजोवा जनित रोग क्या होता है? पेचिस हो गया जिसे आप डायरिया के नाम से जानते हैं, मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, यह सब प्रोटोजोवा जनित रोग हैं। और यह फैलते कैसे हैं? तो यह मक्खियों के द्वारा फैलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया कैसे फैलता है तो मलेरिया मच्छर जो मादा मच्छर होती है, एनाफ्लीज होती है, उसके द्वारा फैलती है। अगला है, अस्थमा बीमारी है पेट की, हृदय की, नाक की या सांस की। तो अस्थमा जो बीमारी होती है यह सांस से संबंधित होती है। अगला है, निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोग कौन से हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या ये सभी? तो ये सभी मच्छरों के द्वारा होने वाले रोग हैं। अगर मक्खियों के द्वारा पूछा जाए तो हैजा, पेचिस और डायरिया हो गया। अगर दूषित जल और भोजन से तो पीलिया, पोलियो, आंतज्वर और हैजा होता है। अगला प्रश्न है, इस बीमारी की दवाई सिकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियां पाली जाती हैं। तो वह कौन सी बीमारी है? डेंगू, मलेरिया, रेबीज या चिकनगुनिया? तो इसका सही जवाब है मलेरिया। मलेरिया जो होता है इसकी दवा जो होती है वो सिकोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी बीमारी दूर हो चुकी है? चेचक, एड्स, तपेदिक या खाज? तो इसका सही जवाब है चेचक। चेचक को ऐसा माना जाता है कि यह भारत से दूर हो गया है कि चेचक के अब जो रोगी हैं वो भारत में नहीं पाए जाते हैं। अगला है, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होती है तो उसे कौन सा रोग हो जाता है? यहाँ पर अधिकता पूछा है, कमी नहीं पूछा है। कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता हो जाए, बेरी, रिकेट्स, मोटापा या रतौंधी। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट और वसा अगर अधिक हो जाता है तो मोटापा नामक बीमारी हो जाती है, मोटापा हो जाता है। जबकि यही बेरी में क्या होता है? तो बेरी में थकावट हो जाता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। और बेरी अगर आपको पूरा करना है तो ये इसके स्रोत क्या है? तो विटामिन बी1 हमें मिलता कहाँ से है? संतरा हो गया, अंडा हो गया, खमीर हो गया, मूंगफली हो गया, इन सब से हमें विटामिन बी1 की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। आपको बता दें विटामिन कितने प्रकार होते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक अघुलनशील, यानी जल में अघुलनशील विटामिन। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, जिसमें से विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि के, ई, डी और ए ये अघुलनशील विटामिन होते हैं, यानी कि ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रोस ने किसकी खोज की थी? चेचक की, तपेदिक की, मलेरिया की या स्कर्वी की? तो इसका सही जवाब है रोनाल्ड रोस नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया की खोज की थी। मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने। और मलेरिया होता क्यों है? तो मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है उसके काटने से मलेरिया होता है। और इसकी दवा कहाँ से बनाई जाती है? तो सिनकोना नामक पेड़ की छाल या फिर कुकैन नामक वृक्ष से इसकी दवा प्राप्त की जाती है। कुनैन से इसकी दवा प्राप्त की जाती है।
अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिन का संश्लेषण होता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन डी और विटामिन के द्वारा हमारे शरीर से संश्लेषण होता है हमारे शरीर में, विटामिन डी और विटामिन के का। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिकेट्स बच्चों में होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, पोलियो आंतजोर मक्खियों से फैलता है, दूध, अंडा, मछली, पपीता, आंवला आदि से हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। तो इसमें से पूछा है कौन सा सत्य है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1, 2 और 4, यानी कि रिकेट्स बच्चों में फैलता है, यह बिल्कुल सही है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, यह भी बिल्कुल सही है। अंडा, दूध, मछली, पपीता, आंवला से हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है, यह भी बिल्कुल सही है। जो इसमें दिया पीलिया और आंतज्वर मक्खियों से फैलता है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो पीलिया होती है वह किसके द्वारा फैलती है? पीलिया जो होती है यह विषाणु जनित रोग है, या विषाणुओं द्वारा फैलती है, दूषित जल के द्वारा फैलती है। तो ऑप्शन सी इसमें गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त में समान हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 12 से 15 ग्राम प्रति डीएल होता है मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा। एनीमिया रोग किस कमी के कारण होता है? तो एनीमिया लौह पदार्थों की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। अगला है, भारत स्वच्छ अभियान की शुरुआत कब हुई? तो भारत स्वच्छ अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 125वें जन्मदिन पर हुई थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।